ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 341। इस जानकारी के अनुसार निखिल रेड्डी जब भी गोवा आता, वह अक्सर गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी नामक एक संपत्ति में जाता और वहां पूरा दिन बिताता। हर बार जब निखिल रेड्डी आता तो उसे इसी जगह जाना ही होता और वहां के लोग उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। अर्जुन कपूर को शक हुआ कि यह कंपनी कहीं रेड्डी परिवार की कोई गुप्त संपत्ति तो नहीं। हालांकि यह अभी सिर्फ एक संभावना थी। अगर गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी वास्तव में रेड्डी परिवार की गुप्त संपत्ति है तो वे इसे बहुत गहराई से छिपाए होंगे और इसकी जांच करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर यह सच साबित हुआ तो अर्जुन इसे पूरी तरह नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये गुप्त संपत्तियां रेड्डी परिवार के लिए संकट के समय की सुरक्षा होती हैं। अगर इन संपत्तियों को अभी खत्म कर दिया जाए तो ये रेड्डी परिवार की सभी बची खुची उम्मीदों को खत्म करने के समान होगा, और फिर रेड्डी परिवार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अर्जुन ने जानकारी को फिर से ध्यान से पढ़ा और पाया कि निखिल रेड्डी न केवल गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी में जाता था बल्कि एक विशेष हाई एंड कॉलोनी में भी जाता था। यह अजीब था और इसमें जरूर कुछ छिपा हुआ था। फिर अर्जुन ने तुषार शर्मा से फिर से अनुरोध किया कि वह गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के इतिहास की गहराई से जांच करें और यह पता करें कि वह हाई एंड कॉलोनी क्या है और वहां क्या चल रहा है। कोई समस्या नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तुषार शर्मा ने सहमति जताई। अर्जुन को लगा कि इसमें 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन तुषार शर्मा ने कहा, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें 2 घंटे में जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन ने सहमति दी। इसके बाद अर्जुन ने शर्मा परिवार छोड़ा और सिंधु तट शेखपुर की अपनी विला चला गया। जैसे ही वह पहुंचा उसने देखा कि ईशा पटेल कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। दादाजी ने मुझसे संपर्क किया। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं गोवा में हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे एक अमीर आदमी से मिलने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि हमारा परिवार उसके साथ किसी बड़े सौदे पर काम कर रहा है और मैं उससे पहले ही जाकर मिल लूं ताकि उसके बारे में समझ सकूं। ईशा ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अर्जुन ने कहा। उसे लगा कि यह शायद पटेल परिवार द्वारा ईशा की क्षमता की परीक्षा थी। चूंकि उसके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं था और तुषार शर्मा की जांच में भी कुछ समय लगने वाला था, तो उसने ईशा के साथ जाने का फैसला किया। ठीक है, ईशा खुश हो गई कि अर्जुन उसके साथ जाना चाहता था। दोनों ने पहले कुछ उपहार खरीदे और फिर उस अमीर आदमी के विला की ओर निकल पड़े। 40 मिनट बाद वे वहां पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाने के कुछ ही क्षण बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला और उन्हें क्षितिज मेहरा से मिलवाया। ईशा ने मिलने का कारण बताया। ओह, तुम पटेल परिवार से हो? क्षितिज मेहरा ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी भी थी। पटेल परिवार ने इतनी जल्दी किसी को भेज दिया? लेकिन जो उसे सबसे ज्यादा नाराज कर रहा था वह ये था कि पटेल परिवार ने 2 युवा लोगों को भेजा था। बैठो, क्षितिज मेहरा ने असंतोष के साथ कहा। मिस्टर पटेल, तुम्हारे परिवार का ये क्या मतलब है? उसने अर्जुन की ओर देखा और यह सोचकर कि वह भी पटेल परिवार का ही सदस्य होगा, पूछा। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, मेरा नाम अर्जुन कपूर है। मेरी गर्लफ्रेंड ईशा पटेल पटेल परिवार से है, अर्जुन ने स्पष्ट किया। क्या तुम पटेल परिवार से भी नहीं हो? अब क्षितिज मेहरा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। पटेल परिवार ने एक जूनियर लड़की को भेजा और साथ में उसका प्रेमी भी। क्या पटेल परिवार को मेरी कोई परवाह नहीं? मुझे पटेल परिवार से बात करनी है, किसी बाहरी आदमी से नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग यहाँ मेरे मेहमान बनने के लायक नहीं हो, क्षितिज मेहरा ने गुस्से में कहा। मिस्टर मेहरा, मेरे बॉयफ्रेंड अर्जुन मेरे साथ हैं। वे बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। कोई भी गोपनीय जानकारी लीक नहीं होगी, ईशा ने समझाया। गोपनीयता की बात नहीं है, बात यह है कि मैं किसी आम आदमी को अपने घर में बैठाने के लिए तैयार नहीं हूं। जो लोग मेरे घर आते हैं वे करोड़पति या अरबपति होते हैं। तुम्हारे प्रेमी के पास 10 अरब की संपत्ति है क्या? नहीं, तो फिर वह मेरे घर में बैठने लायक भी नहीं, क्षितिज मेहरा ने ताना मारा। मैं अरबपति नहीं हूं, अर्जुन ने शांति से कहा। ये सुनकर क्षितिज मेहरा को और भी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बोल पाता अर्जुन ने अगला वाक्य कहा। मैं अरबपति नहीं हूं, मैं एक खरबपति हूं, अर्जुन ने बेहद शांत भाव से कहा। खरबपति? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? ये कैसे संभव है? क्षितिज मेहरा चौंक गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी कम उम्र में कोई खरबपति बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहता, अर्जुन ने अपना मोबाइल निकाला और उसे अपने बैंक खाते का बैलेंस दिखाया। मोबाइल स्क्रीन पर 20 से 30 अरब नकद पड़ा था।
ये केवल नकदी थी, न कि उसकी कुल संपत्ति। कई अरबपतियों के पास भी इतना नकद नहीं होता, लेकिन अर्जुन के बैंक खाते में करीब 30 अरब पड़े थे। ये तो सिर्फ 20-30 अरब हैं, 100 अरब भी नहीं। क्षितिज मेहरा ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, लेकिन तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कॉलर आईडी दिखा, तारक सिन्हा। क्या तारक सिन्हा खुद अर्जुन को कॉल कर रहा है? ये कैसे संभव है? क्या यह आदमी सच में खरबपति है? इस एक पल में क्षितिज मेहरा की पूरी दुनिया हिल गई। वह वहां खड़ा था, स्तब्ध, जैसे कि किसी बिजली के झटके ने उसे जड़ कर दिया हो। अध्याय 342। क्षितिज मेहरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस अर्जुन कपूर को वह एक साधारण दामाद समझ रहा था, जिसे कोई पहचान या रुतबा नहीं था, उसे तारक सिन्हा जैसे शीर्ष अमीर परिवार के मुखिया का फोन आ रहा था। क्या वह सपना देख रहा था? अर्जुन ने फोन उठाया। मिस्टर सिन्हा। अर्जुन ने अभिवादन किया। बॉस अर्जुन, जिस मामले की जांच के लिए आपने कहा था उसके कुछ सुराग मिल गए हैं। ये फोन पर चर्चा करने के लिए सुविधाजनक नहीं है। क्या आप सिन्हा भवन आ सकते हैं? वहां हम विस्तार से बात कर सकते हैं, तारक सिन्हा ने कहा। इतनी जल्दी खबर मिल गई? अर्जुन चौंक गया। अब तक सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। उसे लगा था कि 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन सिन्हा परिवार का गोवा में नेटवर्क वाकई मजबूत था। वास्तव में यदि केवल तुषार शर्मा जांच कर रहे होते तो उन्हें पूरे 2 घंटे लगते, लेकिन जब तारक सिन्हा ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया तो पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। धन्यवाद मिस्टर सिन्हा, आपकी मदद के लिए। जैसा आपने कहा, हम सिन्हा भवन में मिलते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। सिन्हा भवन? क्या? जब क्षितिज मेहरा ने अर्जुन के शब्द सुने तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या ये फोन सचमुच सिन्हा परिवार के मुखिया तारक सिन्हा का था और अर्जुन को सिन्हा भवन में आमंत्रित किया गया था? यह क्या हो रहा है? भाड़ में गया मेरा घमंड। मैंने क्या कर दिया? सिन्हा परिवार का मुखिया खुद अर्जुन को बुला रहा है। क्या मैंने अनजाने में एक विशाल शक्ति से दुश्मनी ले ली? क्षितिज मेहरा के माथे से पसीने की धाराएं बहने लगीं। मिस्टर अर्जुन, कृपया बैठिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख था, मेरी आंखें बंद थीं, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। क्षितिज मेहरा तुरंत उठ खड़ा हुआ और अर्जुन से विनम्रता से माफी मांगने लगा। मैंने आपको टारगेट करने की कोई मंशा नहीं रखी थी, बस मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि पटेल परिवार ने एक जूनियर को भेजा था। क्षितिज मेहरा ने अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश की। तुम समझते हो कि पटेल परिवार ने तुम्हें कमा का क्योंकि उन्होंने एक जूनियर को भेजा, और वह भी एक महिला। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। पटेल परिवार में ईशा की स्थिति अत्यधिक ऊंची है। क्या इसका मतलब मिस पटेल पटेल परिवार की उत्तराधिकारी है? हाँ, ईशा पटेल पटेल परिवार की भावी मुखिया है, और तुम सोचते हो कि पटेल परिवार ने तुम्हें कमा का? तुम्हें अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए, अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा। क्या मिस पटेल ही पटेल परिवार की अगली मुखिया होंगी? मैं मूर्ख हूँ, मैं अंधा हूँ। क्षितिज मेहरा बार बार माफी मांगने लगा। ईशा भी हैरान रह गई। क्या सच में मैं अगली मुखिया बन सकती हूँ? ईशा जानती थी कि वह इस पद के लिए इच्छुक थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ था। जब तुम बाहर होते हो तो अपनी पहचान खुद बनाते हो। मैंने बस भविष्य की सच्चाई को पहले ही घोषित कर दिया। अर्जुन ने ईशा को एक नज़र डाली। मिस पटेल, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आपकी डील पर 10% की छूट देने को तैयार हूँ, क्षितिज मेहरा ने विनम्रता से कहा। तुम्हारी जैसी दृष्टिहीन व्यक्ति से व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन ने ईशा की ओर देखा। ईशा तुरंत उठी और दोनों वहां से जाने लगे। रुकिए रुकिए, मैं 20% छूट देने को तैयार हूँ, क्षितिज मेहरा घबरा कर चिल्लाया। हाँ, तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम्हें इतना घाटा हुआ। अब खुद ही सोचो, ये किसकी गलती है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और वहां से चले गए। 20%? ईशा, तुमने कमाल कर दिया। जब ईशा ने अपने दादा महेश पटेल को कॉल किया और बताया कि क्षितिज मेहरा ने 20% की छूट दी है तो वह अवाक रह गए। मुझे तो लगा था कि अगर तुम 0.5% भी घटा सको तो बड़ी बात होगी, लेकिन तुमने पूरे 20% घटा दिए। अद्भुत ईशा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं अब और भी अधिक आश्वस्त हूं कि तुम पटेल परिवार की अगली मुखिया बन सकती हो। महेश पटेल ने ईशा को स्पष्ट संकेत दिया। अब समय है सिन्हा भवन जाने का। अब जब ईशा की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी, अर्जुन ने सिन्हा भवन जाने का फैसला किया। ईशा भी शॉपिंग करने चली गई ताकि वह अपने माता पिता और बहन के लिए कुछ उपहार खरीद सके। सिन्हा भवन पहुंचने के आधे घंटे बाद मिस्टर सिन्हा और तुषार शर्मा दोनों वहां पहले से ही मौजूद थे। टेबल पर एक मोटी फाइल रखी हुई थी। मिस्टर अर्जुन, तुषार शर्मा ने वह फाइल अर्जुन को दी। अब मुझे सच का पता लगाना होगा। अर्जुन ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठीं। क्या उसने वाकई रेड्डी परिवार का एक गहरा राज खोज निकाला था? अध्याय 343।
सूचना के अनुसार गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक का नाम विनय चौधरी है। हालांकि विवरण में ये बताया गया था कि विनय चौधरी के पास केवल 6% शेयर हैं। इस कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदार दो कंपनियां हैं, भार्गव ग्रुप और सूर्योदय इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन दोनों कंपनियों के पास गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के 90% शेयरों का स्वामित्व है। गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को गोवा में एक शक्तिशाली एंटरटेनमेंट कंपनी माना जाता है, जिसकी बाजार में कीमत 20 से 30 अरब के बीच है। इस कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने वाले लोग निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं। शर्मा परिवार की ओर से की गई जांच के अनुसार भार्गव ग्रुप और सूर्योदय इन्वेस्टमेंट कंपनी दो छोटी कंपनियां हैं, जिनमें कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से भी कम है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन दोनों कंपनियों के पीछे असली मालिक निखिल रेड्डी था। निखिल रेड्डी इन दोनों कंपनियों के 95% से अधिक शेयरों का मालिक था। इसका मतलब ये था कि ये दोनों कंपनियां केवल एक मुखौटा थीं। ये तरीका अमीर परिवारों और बड़े व्यापारिक घरानों के गुप्त स्वामित्व वाले व्यवसायों पर नियंत्रण बनाए रखने का एक आम तरीका था। जैसे कि द्विनक्षत्र ग्रुप का मालिक ली परिवार अपने देश में अनौपचारिक राजा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने भी इसी तरह की रणनीति अपनाकर पूरे द्विनक्षत्र ग्रुप पर नियंत्रण प्राप्त किया था। यानी गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी वास्तव में रेड्डी परिवार की गुप्त संपत्ति थी। अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने रेड्डी परिवार की एक गुप्त संपत्ति का पता लगा लिया था। यह अच्छी खबर थी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने आगे की जानकारी पढ़ी और देखा कि निखिल रेड्डी अक्सर एक विशेष विश्रांति कॉलोनी में जाता था। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लग रहा था कि निखिल रेड्डी वहां किसी विश्वविद्यालय की छात्रा को रखता था। जब भी वह गोवा आता, वह वहां कुछ घंटों के लिए जरूर रुकता था। फिलहाल अर्जुन कपूर को इस मामले में दिलचस्पी नहीं थी। उनका पहला लक्ष्य गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को बर्बाद करना था। लेकिन सवाल था, कैसे किया जाए? अर्जुन कपूर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अचानक याद किया कि कुछ समय पहले जी एंटरटेनमेंट के शेयर उन्हें सिस्टम के माध्यम से मिले थे। वे जी एंटरटेनमेंट कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक थे और जी एंटरटेनमेंट देश की शीर्ष एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक थी, जिसकी ताकत गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी से कहीं अधिक थी। हालांकि जी एंटरटेनमेंट का मुख्यालय मुंबई में था, जो गोवा से थोड़ा दूर था। अगर जी एंटरटेनमेंट की मदद से गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को नष्ट करने की कोशिश की जाए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता था। एक छोटी कंपनी के लिए इतना लंबा इंतजार करना यह अर्जुन कपूर को मंजूर नहीं था। क्या हुआ अर्जुन जी, आपको हमारी शर्मा परिवार की मदद चाहिए? इसी समय तारक शर्मा ने गर्मजोशी से पूछा। शर्मा परिवार भी अर्जुन कपूर के माध्यम से इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप का ठेका हासिल करना चाहता था। इसके अलावा तारक शर्मा को भी अर्जुन कपूर के भविष्य में काफ़ी संभावनाएं नजर आ रही थीं। इसलिए जब तक अर्जुन कपूर पूरी तरह से अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा लेते, उन्हें जितनी मदद दी जा सकती थी तारक शर्मा देने को तैयार थे, ताकि भविष्य में जब अर्जुन कपूर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो वे भी उनसे मदद मांग सकें। मैं इस गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं, अर्जुन कपूर ने स्पष्ट किया। लेकिन मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी थोड़ी दूर स्थित है, जिससे मुझे यहां सीधे प्रभाव डालने में दिक्कत हो रही है। तारक शर्मा ने यह सुनकर सोचा, शर्मा परिवार का खुद का एंटरटेनमेंट बिजनेस नहीं था और उनका इस उद्योग में ज़्यादा प्रभाव भी नहीं था, इसलिए वे सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी तारक शर्मा को एक व्यक्ति की याद आई। अर्जुन जी, मेरा एक पुराना दोस्त आपकी मदद कर सकता है, तारक शर्मा ने सुझाव दिया। वह व्यक्ति कई एंटरटेनमेंट और फिल्म कंपनियों का मालिक है और चंद्रगति एंटरटेनमेंट ग्रुप, जो इस समय गोवा में नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसकी संपत्ति है। अगर वह आपकी मदद करता है और हमारे शर्मा परिवार का सहयोग भी मिलता है तो गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवाने ले जा सकता हूं। जैसे ही तारक शर्मा ने यह बात कही, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। अस्थायी मिशन। तारक शर्मा के साथ उनके पुराने दोस्त से मिलने जाना और उनकी मदद से गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को खत्म करना। मिशन पुरस्कार। जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 7% शेयर। मिशन पुरस्कार 135 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर के पास पहले से ही जी एंटरटेनमेंट के 19% शेयर थे। अगर वे इस मिशन को पूरा कर लेते तो उन्हें 7% और मिल जाते, जिससे उनके पास कुल 26% शेयर हो जाते। फिलहाल जी एंटरटेनमेंट कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के पास केवल 31% शेयर थे। अर्जुन कपूर को केवल एक और मिशन पूरा करना था और वे जी एंटरटेनमेंट के नए चेयरमैन बन सकते थे। यह इनाम काफ़ी आकर्षक था। सिस्टम मिशन पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत तारक शर्मा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गाड़ी तैयार करो, तारक शर्मा ने अपने नौकर को आदेश दिया। जल्द ही एक कार दरवाजे पर खड़ी हो गई। वैसे अर्जुन जी, मैं आपको पहले से बता दूं, मेरा ये पुराना दोस्त भले ही अच्छा इंसान हो, लेकिन उसकी आदतें और स्वभाव काफ़ी खराब हैं, तारक शर्मा ने चेतावनी दी।
वह पहले अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था और अब भले ही वह थोड़ा नर्म हो गया हो, लेकिन वह अभी भी गुस्से में जल्दी आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कार में बैठ गए। जल्द ही वे ललित गांगुली के गांगुली निवास पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक मजेदार दृश्य देखा। एक मजबूत शरीर वाला बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ पर काले ड्रैगन का टैटू था, ब्रश से कैलीग्राफी का अभ्यास कर रहा था। लेकिन उसके ब्रश पकड़ने का तरीका देखकर अर्जुन कपूर का चेहरा अजीब हो गया। ओह ललित जी, आप कब से कैलीग्राफी का अभ्यास करने लगे? तारक शर्मा हंस पड़े। ललित गांगुली ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये लड़का कौन है? यह मेरा दोस्त है, बॉस अर्जुन कपूर। तारक शर्मा ने अर्जुन कपूर का परिचय दिया। ललित गांगुली ने सिर हिलाया, फिर अचानक एक सवाल पूछा जिसने अर्जुन कपूर को चौंका दिया। क्या तुम कैलीग्राफी लिख सकते हो? इस सवाल को सुनकर अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान रह गए। हाँ, मुझे कुछ हद तक कैलीग्राफी का अनुभव है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। अच्छा, ललित गांगुली की आंखों में चमक आ गई। मुझे कुछ अच्छे अक्षर लिखकर दिखाओ। अगर तुम्हारी लिखावट अच्छी निकली तो मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार करूंगा। ललित गांगुली ने यह बात कहकर अपने नौकर को एक ब्रश और कागज लाने का आदेश दिया। बहुत जल्द एक ब्रश और चावल का कागज लाया गया। अर्जुन कपूर ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने ब्रश उठाया, कुछ सेकंड के लिए गहराई से सोचा और फिर लिखना शुरू किया। कागज पर ब्रश का हर स्ट्रोक सधा हुआ और नियंत्रित था, अक्षर सुंदर और प्रभावशाली दिखाई दे रहे थे। जब ललित गांगुली ने इसे देखा तो उनका चेहरा चौंकने लगा। ये तो अविश्वसनीय है। उन्होंने जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर कागज को नज़दीक से देखा। इतनी कम उम्र में इतनी उत्कृष्ट लिखावट, क्या तुमने किसी गुरु से यह कला सीखी है? ललित गांगुली ने उत्सुकता से पूछा। मैंने इसे स्वयं सीखा है और अभ्यास किया है, अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। अद्भुत, वाकई अद्भुत। ललित गांगुली की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कपूर मुस्कुराए और बोले, मुझे गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को खत्म करने में आपकी मदद चाहिए। ओह, ये कंपनी तुम्हें क्यों खटक रही है? ललित गांगुली ने चौंक कर पूछा। क्योंकि यह रेड्डी परिवार की एक गुप्त संपत्ति है और मैं रेड्डी परिवार को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ, अर्जुन कपूर ने सीधे कहा। हाँ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। ललित गांगुली ने जोर से हंसा। अच्छा, इस कंपनी का अंत करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें बस ये बताना है कि तुम्हारी योजना क्या है। क्या हम इसे आर्थिक रूप से गिराएंगे या फिर कानूनी तरीकों से? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोनों तरीके। पहला, हम उनकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद करेंगे। दूसरा, हम उनकी अवैध गतिविधियों को उजागर करेंगे। अगर हमें ये सही ढंग से करना है तो मुझे चंद्रगति एंटरटेनमेंट ग्रुप के समर्थन की ज़रूरत होगी। ललित गांगुली ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं चंद्रगति एंटरटेनमेंट ग्रुप को इस मामले में शामिल करूंगा। इस कंपनी के खिलाफ हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, रेड्डी परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अर्जुन कपूर मुस्कुराए और बोले, वही तो मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के विनाश की योजना पर काम शुरू कर दिया। अध्याय 344। छोटे भाई, क्या तुम शराब पीना चाहते हो? ललित गांगुली ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। शराब? हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उसे सिस्टम से 1000 प्याले पीकर भी नशे में न होने की क्षमता मिली थी, फिर वह शराब क्यों नहीं पिएगा? बहुत बढ़िया। आमतौर पर बस मैं और तारक शर्मा ही पीते हैं। ये वाकई बोरिंग होता है। चलो पीने चलते हैं। इसके बाद ललित गांगुली ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ा और पीछे के रेस्तरां की ओर ले गए। तारक शर्मा ने अर्जुन कपूर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ललित गांगुली को शराब पीने की बहुत लत थी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि यदि अर्जुन कपूर अच्छा पी सकता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस ललित गांगुली को उनकी पसंद के अनुसार शराब पिला दो और फिर जो भी मांगो वह तुरंत मान लेंगे। लेकिन अगर अर्जुन कपूर ज़्यादा नहीं पी सकता तो फिर? यह दिन का समय था, इसलिए अर्जुन कपूर ने मना नहीं किया। जब सब बैठ गए, ललित गांगुली ने सीधे 40 साल पुरानी 3 बोतल माओताई शराब निकालकर मेज पर रख दी। एक बोतल प्रति व्यक्ति। जो इसे खत्म नहीं कर सकेगा वह यहाँ से नहीं जाएगा, ललित गांगुली ने गंभीर स्वर में कहा। यह सफ़ेद शराब थी और ललित गांगुली वास्तव में बोतल से पी रहे थे। मेज पर रखी माओताई की बोतलों को देखकर अर्जुन कपूर का चेहरा थोड़ा बदला। वो, बॉस अर्जुन, ज़्यादा मत पीना, बस जितना जरूरी हो उतना ही पीना, तारक शर्मा ने कहा, ये सोचकर कि अर्जुन कपूर की चेहरे की हल्की प्रतिक्रिया ये संकेत दे रही थी कि वह संकोच में था। तारक शर्मा, आपने गलत समझा। मेरा मतलब था कि एक बोतल माओताई पर्याप्त नहीं है, कम से कम 3 से 5 बोतल होनी चाहिए, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। जिसके पास 1000 प्याले पीकर भी नशे में न होने की क्षमता हो, उसके लिए माओताई शराब किसी मिनरल वाटर से कम नहीं थी।
छोटे भाई, तुम तो बहुत शानदार निकले। अच्छा नौकर, और 6 बोतलें ले आओ, 3 मेरे लिए और 3 इस छोटे भाई के लिए। ललित गांगुली हंस पड़े और अर्जुन कपूर को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। कुछ सेकंड बाद नौकर अतिरिक्त 6 बोतलें लेकर आ गया और तीनों ने पीना शुरू किया। तारक शर्मा ने कुछ ही घूंट लिए और नशे में आ गए, इसलिए उन्होंने पीना छोड़ दिया। अर्जुन कपूर और ललित गांगुली ने एक बोतल खत्म कर ली, लेकिन दोनों को कोई असर नहीं हुआ। भाई अर्जुन, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। मेरे जैसा कोई मिलना मुश्किल है जो इतनी शराब पी सके। ललित गांगुली बहुत खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन कपूर को भाई कहना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरी बोतल चली। इस समय ललित गांगुली थोड़ा नशे में आ गए थे, उनका सिर थोड़ा चकराने लगा था, लेकिन वह पूरी तरह नशे में नहीं थे। फिर नौकर ने तीसरी बोतल खोल दी। चौथी बोतल के दौरान अर्जुन कपूर ने कुछ और घूंट लिए, लेकिन उनका चेहरा अब भी सामान्य था। जबकि ललित गांगुली पूरी तरह नशे में धुत हो गए थे। अब वह अर्जुन कपूर को बड़े भाई कहकर बुलाने लगे और उनकी अविश्वसनीय शराब पीने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। तारक शर्मा भी स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर इतनी ज्यादा शराब सह सकता है। अब काम और भी आसान हो गया था। भाई अर्जुन, तुम बहुत जबरदस्त निकले, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ललित गांगुली बोले। ललित, आज हम यहाँ एक छोटे से काम के लिए आए हैं, तारक शर्मा ने धीरे से कहा। अच्छा, कौन सा काम? ललित गांगुली ने लापरवाही से पूछा। मुझे गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को खत्म करना है, अर्जुन कपूर ने कहा। गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह नहीं सकता कि मैं सभी क्षेत्रों में मजबूत हूँ, लेकिन गोवा के मनोरंजन उद्योग में मेरा बहुत प्रभाव है, ललित गांगुली ने गर्व से कहा। अर्जुन, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अधिकतम 3 दिनों के भीतर मैं इस कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। इसके बाद ललित गांगुली ने तुरंत एक फ़ोन कॉल किया। तारक शर्मा मुस्कुराए। उनका शर्मा परिवार भी इस कार्य में ललित गांगुली के साथ सहयोग करेगा। इससे गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को खत्म करने में 1 दिन या उससे अधिक की बचत हो जाएगी। बॉस ललित, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, अर्जुन कपूर ने शिष्टता से कहा। बाद में अर्जुन कपूर ने जी एंटरटेनमेंट को भी इस कार्य में शामिल किया। अब अंदर और बाहर से हमले होंगे, जिससे इस कंपनी को पूरी तरह खत्म करने में और भी कम समय लगेगा। भाई अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। ये तो एक छोटी सी बात है, ललित गांगुली ने हंसते हुए कहा। आज उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन शराब पार्टी का आनंद लिया था, इसलिए यह उनके लिए बस एक छोटा सा एहसान था। जैसे ही ललित गांगुली ने कार्रवाई शुरू की, अर्जुन कपूर के कानों में एक सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग। तारक शर्मा के साथ उनके पुराने मित्र से मिलने का वादा करो और गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को खत्म करने में उनकी मदद लो। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 7% शेयर मिले। शेयर खरीद अनुबंध आपके विला की लाइब्रेरी में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको 135 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। मिशन पूरा हुआ और अर्जुन कपूर को जी एंटरटेनमेंट के 7% अतिरिक्त शेयर मिल गए। अब वह इस कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के बहुत करीब था। 1 घंटे बाद ललित गांगुली अधिक पीने की वजह से पूरी तरह नशे में थे और अर्जुन कपूर और तारक शर्मा वहां से निकल गए। अगली सुबह अर्जुन कपूर शर्मा भवन पहुंचे। जैसे ही वह पहुंचे, तुषार शर्मा ने उन्हें एक बड़ी खबर सुनाई। अर्जुन, गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। संभावना है कि यह आज दोपहर तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके जवाब में अर्जुन कपूर ने एक अप्रत्याशित बात कही। गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी पर हमला रोक दो, अभी के लिए इसे अधमरा छोड़ दो। क्या? लेकिन वे लगभग खत्म हो चुके हैं। तुषार शर्मा चौंक गए। अर्जुन कपूर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। बीती रात उन्होंने निखिल रेड्डी की जानकारी को ध्यान से पढ़ा और एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो रेड्डी परिवार को और भी अधिक नुकसान पहुंचाएगी। अध्याय 345। गोवा की किसी महिला कॉलेज छात्रा को इस स्तर पर रखने के लिए कितना खर्च आता है? अर्जुन कपूर ने अचानक पूछा। अर्जुन जी, आपकी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, फिर भी आप? तुषार शर्मा का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह ईशा पटेल को देख चुका था, जो वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के सामने बाकी सभी फीके पड़ जाते थे। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होने के बावजूद अर्जुन कपूर फिर भी? आप गलत समझ रहे हैं। क्या आपने निखिल रेड्डी की प्रोफाइल में दी गई जानकारी को भूल गए? अर्जुन कपूर ने याद दिलाया। उसकी योजना उसी दूसरी जानकारी से जुड़ी थी जो तुषार शर्मा ने उसके लिए एकत्र की थी। जानकारी? तुषार शर्मा ने कुछ सोचा और अचानक समझ गए। उन्हें याद आया कि निखिल रेड्डी गोवा की एक महंगी कॉलोनी में एक खूबसूरत कॉलेज छात्रा को पाल रहा था, जो उच्च स्तर की सुंदरता की थी। अब उन्हें समझ आया कि अर्जुन कपूर इसी चीज पर वार करने की सोच रहा था। मुझे लगता है कि 1 या 2 लाख प्रति माह काफी होंगे, तुषार शर्मा ने जवाब दिया। 1 या 2 लाख? ये ज्यादा नहीं है,
अब अर्जुन कपूर की योजना और भी आसानी से लागू हो सकती थी। सोचो, जब वह खूबसूरत कॉलेज छात्रा अपने पिता की उम्र के आदमी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, तो इसका मतलब है कि उसे सिर्फ पैसा पसंद है और इसी चीज पर हमला किया जा सकता है। अर्जुन कपूर ने कहा, उसका अंतिम लक्ष्य निखिल रेड्डी को अपने नियंत्रण में लाना था, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले सृष्टि कपूर को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। यदि रेड्डी परिवार कोई भी योजना बनाता तो अर्जुन कपूर को तुरंत पता चल जाता। निखिल रेड्डी रेड्डी परिवार का सीधा वारिस था और परिवार की कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखता था। यदि उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाए तो रेड्डी परिवार की पूरी गतिविधियां अर्जुन कपूर के सामने खुली किताब बन जाएंगी। सामान्य परिस्थितियों में रेड्डी परिवार के ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य को नियंत्रण में लेना असंभव था, लेकिन अब अर्जुन कपूर के पास यह मौका था। यदि निखिल रेड्डी को नियंत्रण में लिया जाए तो रेड्डी परिवार को हुआ नुकसान गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के नष्ट होने से भी अधिक होगा। जब समय आएगा तो सिर्फ गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं गिरेगी, बल्कि पूरा रेड्डी परिवार बर्बाद हो जाएगा। पहला कदम इस खूबसूरत कॉलेज छात्रा तक पहुंचना है, अर्जुन कपूर ने सोचा। अर्जुन जी, शायद तनय मदद कर सकता है, तुषार शर्मा ने सुझाव दिया। उनका बेटा तनय शर्मा कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था और कई छात्र छात्राओं को जानता था। अच्छा विचार, उसे यहाँ बुलाओ। कुछ ही मिनटों में तनय शर्मा आ गया। अर्जुन भैया, तनय शर्मा ने उत्साह से अभिवादन किया। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? गोवा फिल्म एवं मीडिया विश्वविद्यालय, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। ओह, वहाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। उस लड़की का नाम क्या है? रश्मि चौहान। ओह, रश्मि चौहान, मैं उसे जानता हूँ, मेरी एक महिला मित्र उसकी दोस्त है। तनय शर्मा ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे जानकारी मिल गई। भैया, रश्मि चौहान गोवा फिल्म एवं मीडिया विश्वविद्यालय के अभिनय विभाग की छात्रा है। मेरी एक दोस्त उसे जानती है। बहुत बढ़िया, अपनी दोस्त से कहो कि वह उसे मुझसे मिलने बुलाए, मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं, अर्जुन कपूर ने कहा। ठीक है, तनय शर्मा ने सिर हिलाया। 1 घंटे बाद गोवा के एक कैफे में एक लंबी, खूबसूरत और आकर्षक लड़की अंदर आई। उसने अपनी दोस्त के कहे अनुसार खिड़की के पास दूसरी टेबल खोजी। वहां एक युवक बैठा था। गलत जगह तो नहीं आ गई, वह सोच में पड़ गई। पर जब उसने पूरी कैफे को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वहां और कोई ग्राहक नहीं था। तभी युवक ने धीरे से कहा, रश्मि चौहान, बैठो। अर्जुन कपूर ने उसकी ओर देखा। रश्मि चौहान ने एक नज़र डाली और सोचा कि शायद ये कोई प्रेम प्रस्ताव देने आया लड़का है। उसने तुरंत मुड़कर जाने की कोशिश की। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। यदि तुम बैठकर मेरी बात सुनोगी तो ये पूरे के पूरे तुम्हारे हो जाएंगे। अर्जुन कपूर ने टेबल पर एक बैंक कार्ड रखा और चुपचाप इंतजार करने लगा। यह अर्जुन कपूर की परीक्षा थी। 50 लाख। इस रकम को सुनते ही रश्मि चौहान तुरंत रुकी और बिना किसी झिझक के बैठ गई। ये देखकर अर्जुन कपूर मुस्कुराया। उसकी धारणा सही थी, रश्मि चौहान वास्तव में पैसे से प्यार करने वाली लड़की थी। भैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कार्ड में वाकई 50 लाख हैं? रश्मि चौहान ने संदेह से पूछा। तुम्हें बैंक कार्ड पर भरोसा नहीं? तो यह चेक देखो। अर्जुन कपूर ने एक चेक लिखा और उसकी ओर बढ़ाया। रश्मि चौहान ने चेक उठाया, देखा और स्तब्ध रह गई। कितने शून्य हैं इसमें? 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। रश्मि चौहान लगभग खुशी से उछल पड़ी। अब तो भरोसा हो गया, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। इस बार रश्मि चौहान ने पूरी मुस्कान के साथ कहा, भैया बताए, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तुम एक अमीर आदमी को जानती हो जो हैदराबाद से है और 40-50 साल का है, सही? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। अचानक रश्मि चौहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आपका क्या मतलब है? मैं किसी भी अमीर आदमी को नहीं जानती। उसने तेजी से उठने की कोशिश की। क्या तुम इन 10 करोड़ को छोड़ना चाहती हो? अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। रश्मि चौहान तुरंत फिर से बैठ गई। मुझे नहीं लगता कि तुम सारी जिंदगी अपने पिता की उम्र के आदमी की रखेल बनकर रहना चाहोगी। तुम हमेशा इस डर में जी रही हो कि उसकी पत्नी तुम्हें पकड़ न ले। अर्जुन कपूर ने कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? रश्मि चौहान अब डर गई थी। बस मेरा एक काम करो और इस चेक में एक एक जोड़ दूंगा, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। एक एक जोड़ दोगे? तो 110 करोड़। रश्मि चौहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। 100 करोड़ से ज्यादा? ये रकम इतनी है कि निखिल रेड्डी तुम्हें 50 साल तक रखे तब भी इतनी रकम न मिले। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुरंत अमीर बन जाओगी और जो चाहो कर सकती हो, अर्जुन कपूर ने धीरे धीरे समझाया। अब रश्मि चौहान के चेहरे पर संघर्ष के भाव थे, पर तभी अर्जुन कपूर की अगली हरकत ने रश्मि चौहान को अंतिम फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 346। अर्जुन कपूर ने चुपचाप अपनी पहले से लिखी हुई चेक को उठाया और उसमें 10 करोड़ के सामने एक 2 जोड़ दिया। अब यह चेक जो सिर्फ 10 करोड़ का था तुरंत 210 करोड़ का हो गया, 20 गुना से भी अधिक।
आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? कहिए, चाहे आप मुझसे कुछ भी करने के लिए कहें, यहाँ तक कि अगर आप मुझसे कुत्ता बनने के लिए कहें तो भी मैं मान जाऊंगी। रश्मि चौहान ने कांपती हुई आवाज में कहा। 210 करोड़, यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसे वह सपने में भी सोच नहीं सकती थी। अगर वह इतनी बड़ी रकम हासिल कर लेती तो वह अपने मनचाहे तरीके से जिंदगी जी सकती थी, धनवान और आज़ाद होकर। फिर उसे किसी बुरे आदमी की सेवा नहीं करनी पड़ती जिसे वह घृणा करती थी। इतना कहकर रश्मि चौहान ने 210 करोड़ वाले चेक को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसे रोक दिया। तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं और तुम्हें पैसे चाहिए? ये तो बहुत आसान हो गया है ना? ये कहकर अर्जुन कपूर ने चेक वापस अपनी जेब में रख लिया। रश्मि चौहान बस चुपचाप देखती रही, उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। फिलहाल तुम इस बैंक कार्ड में 5 करोड़ रख सकती हो। ये कहकर अर्जुन कपूर ने उसे बैंक कार्ड फिर से सौंप दिया। बिना किसी एडवांस भुगतान के किसी को बड़े काम में शामिल करना संभव नहीं था, लेकिन साथ ही अर्जुन कपूर उसे सीधे 210 करोड़ भी नहीं दे सकता था। 210 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अगर इन पैसों से निखिल रेड्डी को नियंत्रण में लिया जा सकता था और रेड्डी परिवार को गिराने के लिए यह एक बड़ा हथियार बन सकता था, तो यह नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा मुनाफा था। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। हालांकि उसे 210 करोड़ तुरंत नहीं मिले थे, लेकिन एक बार में 5 करोड़ मिलना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। बॉस, मुझे क्या करना होगा? रश्मि चौहान ने पूछा। बस ये बताओ कि निखिल रेड्डी इन दिनों क्या कर रहा है। अर्जुन कपूर ने कहा। ठीक है, निखिल रेड्डी कल। रश्मि चौहान ने अर्जुन कपूर को पूरी जानकारी दी। अर्जुन कपूर हर विवरण को ध्यान से सुनता रहा। कुछ ही मिनटों में रश्मि चौहान ने सब कुछ कह दिया। बॉस, और कुछ करना है? हाँ, जब तुम निखिल रेड्डी से मिलोगी तो उसे यह कहना। इसके बाद अर्जुन कपूर ने उसे विस्तार से समझाया कि उसे क्या करना है। रश्मि चौहान ने सब कुछ ध्यान से सुनकर याद कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के संपर्क नंबर सेव किए ताकि अर्जुन कपूर बाद में उसे निर्देश दे सके। जब रश्मि चौहान जाने के लिए खड़ी हुई तो अर्जुन कपूर ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 210 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता हूं। पहले अर्जुन कपूर ने उसे बड़े इनाम का लालच दिया था, लेकिन केवल लालच दिखाने से काम नहीं चलता, धमकी भी जरूरी थी। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और निखिल रेड्डी को सब कुछ बता दिया तो समझ लो, हम अब कानून के तहत रहने वाले समाज में हैं, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह से दुनिया से गायब नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना, तुम्हारी साख को मिटा देना और तुम्हें ज़बरदस्ती अफ्रीका, मध्य पूर्व या दक्षिण पूर्व एशिया जैसी जगहों पर भेज देना, वह सब मेरे लिए बहुत आसान होगा। अर्जुन कपूर की आवाज़ में गहरा अर्थ था और उसने जानबूझकर उन जगहों का नाम लिया जो अव्यवस्थित और खतरनाक माने जाते थे। मेरे लोग तुम्हें हर समय निगरानी में रखेंगे। अगर तुमने ज़रा भी गलत कदम उठाया तो तुम गोवा से बाहर नहीं जा पाओगी। ये सुनते ही रश्मि चौहान पूरी तरह कांपने लगी। बॉस, चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी, विश्वास कीजिए। रश्मि चौहान ने तुरंत वादा किया। इसके बाद रश्मि चौहान डर के साथ कैफे से बाहर चली गई। बाहर अर्जुन कपूर द्वारा नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से नियुक्त किए गए कुछ बॉडीगार्ड्स जानबूझकर उसके सामने आए ताकि उसे चेतावनी दी जा सके, कोई चालाकी मत करना। अर्जुन कपूर ने ये सब देखा और संतोष से मुस्कुराया। पहला कदम सफल रहा। अब निखिल रेड्डी जाल में फंसने वाला था। रेड्डी परिवार के भीतर एक बम लगाने का काम अर्जुन कपूर ने लगभग पूरा कर लिया था। सिस्टम इनाम प्राप्त हुआ। जैसे ही अर्जुन कपूर कैफे से बाहर निकला, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, 68वें दिन का इनाम, जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 7% शेयर। अब आप जी एंटरटेनमेंट के नए अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। वाह, सिस्टम का इनाम आ गया। कल ही अर्जुन कपूर ने सोचा था कि वह जल्द ही जी एंटरटेनमेंट का अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह इतनी जल्दी होगा। अब उसके पास 33% शेयर थे, जिससे उसने पिछले सबसे बड़े शेयरधारक को पीछे छोड़ दिया और जी एंटरटेनमेंट का नया सबसे बड़ा शेयरधारक और अध्यक्ष बन गया। अब से जी एंटरटेनमेंट कंपनी का नंबर 1 व्यक्ति अर्जुन कपूर था। हाँ, बेहतरीन। अर्जुन कपूर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। दोपहर में बड़ा खेल शुरू होने वाला था। दूसरी ओर जब रश्मि चौहान घर लौटी तो कुछ देर बाद निखिल रेड्डी भी वहां आया। हालांकि निखिल रेड्डी हर बार जब गोवा आता तो कई दिनों के लिए इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप में कमरा बुक कर लेता, लेकिन असल में वह वहां सिर्फ 1-2 दिन ही ठहरता था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता था ताकि लोग यह न जाने कि वह असल में कहाँ मज़े कर रहा है। इस समय रश्मि चौहान उसकी बाहों में बैठ गई और दोनों ने बातचीत शुरू की। थोड़ी देर बाद रश्मि चौहान ने कहा, जानू, क्या तुम्हें घुड़दौड़ पर दांव लगाना आता है? घुड़दौड़ पर दांव? नहीं, मुझे नहीं आता। आज मेरी एक दोस्त ने मुझे एक अंदरूनी जानकारी दी है, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। अंदरूनी जानकारी? ये सब झूठ होता है। पता नहीं, पर मैं इसे आजमाना चाहती हूँ।
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पहले तो निखिल रेड्डी मना करने वाला था, लेकिन रश्मि चौहान के नखरों के आगे उसने हार मान ली। दोपहर में निखिल रेड्डी और रश्मि चौहान अश्वगति रेसकोर्स पहुंचे। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर ने रेसकोर्स के मालिक के ऑफिस से उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करते हुए शातिर मुस्कान दी। बहुत अच्छा, निखिल रेड्डी जाल में फंस गया। अध्याय 347। अब असली खेल शुरू होने वाला था। यह एक जाल था जो अर्जुन कपूर ने निखिल रेड्डी के लिए बिछाया था। इस समय अश्वगति रेसकोर्स में मौजूद सभी दर्शक, यहां तक कि सभी घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं पूरी तरह से नकली थीं। नंबर 3 जीतना चाहिए, रश्मि चौहान ने कहा। जहां तक उसके उस मित्र की बात थी जिसने उसे भीतर की जानकारी दी थी, वह अर्जुन कपूर ही था। निखिल रेड्डी और रश्मि चौहान ने उस स्थान पर जाकर दांव लगाया। रश्मि चौहान ने बिना झिझके अपने सभी 10 करोड़ से अधिक दांव पर लगा दिए। निखिल रेड्डी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने अपनी 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति में से सिर्फ 200 करोड़ ही दांव पर लगाए। तीसरी दौड़ शुरू हुई। घुड़सवार नंबर 3 तेजी से आगे बढ़ा और बिना किसी संदेह के जीत गया। एक पल में निखिल रेड्डी ने 700 करोड़ से अधिक कमा लिए। जैसे ही उसके खाते में 700 करोड़ से अधिक आए, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पूरी तरह से लालच में डूब गया। अगली दौड़ में कौन जीतेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, निखिल रेड्डी ने उतावलेपन से पूछा। जानू, अब छोड़ दो, हमने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया है, रश्मि चौहान ने कहा, जबकि वह अर्जुन कपूर के निर्देशों का पालन कर रही थी। मेरे दोस्त की जानकारी भी हमेशा सही नहीं होती। छोड़ दूं, अब छोड़ना असंभव है। ये तो अभी शुरुआत है। जब तक मैं आज 5,000 करोड़ नहीं कमा लेता, मैं नहीं रुकूंगा। निखिल रेड्डी पागलों की तरह बोला। ऐसा लगता है कि इस बार नंबर 11 घोड़ा जीत सकता है, रश्मि चौहान ने जवाब दिया। इस बार निखिल रेड्डी ने अपने पूरे 700 करोड़ के लाभ और 200 करोड़ की मूल राशि को मिलाकर 1,000 करोड़ से अधिक की राशि दांव पर लगा दी। इस बार एक नया नियम लागू किया गया। अर्जुन कपूर ने विशेष रूप से अश्वगति रेसकोर्स पर दांव लगाने की सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया था, ताकि निखिल रेड्डी को अधिक से अधिक पैसे लगाने का लालच दिया जा सके। रेस शुरू हुई। नंबर 11 घुड़सवार शुरुआती बढ़त में था। निखिल रेड्डी की आंखें बड़ी हो गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 500 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, लेकिन अंतिम 20 मीटर में अचानक नंबर 13 घोड़ा बिजली की गति से आगे निकला और आधे शरीर के अंतर से जीत गया। एक ही पल में निखिल रेड्डी के पूरे 1,000 करोड़ रुपए खत्म हो गए। नहीं, निखिल रेड्डी ने दर्द में चिल्लाया और लगभग टूट गया। अब न केवल उसका मुनाफा गया था, बल्कि उसकी 200 करोड़ की मूल पूंजी भी डूब चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? जानू, चलो अब छोड़ दो, शायद हम घुड़दौड़ के लिए सही नहीं हैं। रश्मि चौहान ने एक लंबी सांस ली और निखिल रेड्डी को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की। जाना, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। अब निखिल रेड्डी पूरी तरह से एक जुए के आदी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन अब चूंकि निखिल रेड्डी के पास कोई पैसा नहीं बचा था, उसे फिर से दांव लगाने के लिए उधार लेना पड़ा। ठीक इसी समय एक गोवा के अमीर व्यवसायी, जिसे निखिल रेड्डी जानता था, संयोगवश पास से गुजर रहा था। निखिल रेड्डी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हैदराबाद रेड्डी परिवार के एक सीधा वंशज के रूप में उधार मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें 1,000 करोड़ उधार दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पूंजी वापस लाओगे और कुछ मुनाफा भी कमाओगे। ये गोवा का व्यवसायी तुरंत तैयार हो गया, जैसे कि वह निखिल रेड्डी का अच्छा दोस्त हो। धन्यवाद, धन्यवाद, विश्वास करो, मैं जरूर जीतूंगा, निखिल रेड्डी ने उत्साह से कहा। गोवा का व्यवसायी भी मुस्कुराया। लेकिन ये सब एक योजना थी। तारांकन जब अर्जुन कपूर ने रश्मि चौहान को अपने पक्ष में कर लिया था, तब उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तुषार शर्मा से मदद ली थी कि यह गोवा का व्यवसाय इस योजना में शामिल हो जाए। तुषार शर्मा, जो शर्मा परिवार के एक सीधे उत्तराधिकारी थे, ने इस व्यवसायी को राजी कर लिया था और वह तुरंत तैयार हो गया था। अब खेल जारी था। निखिल रेड्डी ने पैसे उधार लिए और फिर से दांव लगाने चला गया। समय बीतता गया और एक के बाद एक घुड़दौड़ में निखिल रेड्डी का जुनून बढ़ता गया। अब वह पूरी तरह से अंधे जुए की लत में डूब चुका था। शाम होते होते घुड़दौड़ का दिन समाप्त हो गया था। हालांकि निखिल रेड्डी केवल 500 करोड़ वापस जीत सका, लेकिन समस्या ये थी कि उसने इस गोवा के व्यवसायी से 8,000 करोड़ उधार लिए थे। मिस्टर रेड्डी, आप पैसे कब लौटाएंगे? गोवा के व्यवसायी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या अब? निखिल रेड्डी पूरी तरह से होश में आया। जैसे ही उसने 8,000 करोड़ की उधारी देखी, वह लगभग वहीं बेहोश होने वाला था। अंत में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने पास बची हुई 500 करोड़ की राशि इस व्यवसायी को दे दी। मिस्टर रेड्डी, अब भी 7,500 करोड़ बाकी हैं। कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए, मैं जल्द ही भुगतान कर दूंगा, निखिल रेड्डी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
7,500 करोड़ की उधारी। क्या आप इसे चुका सकते हैं? गोवा के व्यवसायी ने अर्थपूर्ण तरीके से पूछा। हाँ हाँ, मैं रेड्डी परिवार का एक सीधा उत्तराधिकारी हूँ। निखिल रेड्डी ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। अच्छा, व्यवसायी ने धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद निखिल रेड्डी और रश्मि चौहान ने अश्वगति रेसकोर्स छोड़ दिया। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर छायादार कोने से बाहर निकला। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इसे और पकने दो। अब समय था कि निखिल रेड्डी को पूरी तरह से हताश और असहाय बना दिया जाए। बॉस कपूर, ये रहा उसका उधार पत्र और 500 करोड़। गोवा के व्यवसायी ने अर्जुन कपूर को कागजात सौंप दिए। अच्छा काम, जोधराज अग्रवाल। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। 200 करोड़ का खर्च रश्मि चौहान को खरीदने में हुआ था और 100 करोड़ आज दोपहर की इस बड़ी योजना को व्यवस्थित करने में लगे थे। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन कपूर ने 200 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने उधारी पत्र IOU को ध्यान से देखा और उसके पीछे कुछ था। अब निखिल रेड्डी जाल में पूरी तरह फंस चुका था। अध्याय 348। यह IOU अनुबंध अविश्वसनीय रूप से अधिक ब्याज दर वाला था, लेकिन ये ब्याज दर छोटे छोटे अक्षरों में सबसे नीचे लिखी गई थी। उस समय निखिल रेड्डी पूरी तरह पागल हो गया था और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये 7.5 अरब की उधारी जल्द ही 10 अरब से भी अधिक हो जाएगी। दूसरी ओर स्पीडिंग रेसकोर्स से बाहर आने के बाद निखिल रेड्डी को रश्मि चौहान पर संदेह होने लगा। क्या तुम अंदर के लोगों से मिली हुई हो? पहले तो हम जीत रहे थे, लेकिन फिर लगातार हार कैसे गए? निखिल रेड्डी ने रश्मि चौहान को कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह पूछने लगा। प्रिय, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की थी। रश्मि चौहान ने मासूमियत से रोते हुए कहा। ये सब अर्जुन कपूर की योजना का ही हिस्सा था। रश्मि चौहान को अभी बेनकाब नहीं होना था, बल्कि उसे निखिल रेड्डी के करीब ही रहना था। इसके अलावा मैंने कुछ अंदरूनी जानकारी के आधार पर दांव लगाए थे और उनमें से अधिकांश सही भी निकले। केवल 2 बार गलती हुई थी। आखिर में घोड़े का चुनाव तो आपने ही किया था। मैंने तो जो कुछ भी जीता था वह भी खो दिया। फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। ये कहने के बाद रश्मि चौहान की आंखों में आंसू भर आए। निखिल रेड्डी को ध्यान आया कि वास्तव में जब उसने पहली बार 700 मिलियन से अधिक जीते थे तब रश्मि चौहान ने उसे बाहर चलने के लिए भी कहा था। लेकिन अपने लालच और पागलपन के कारण उसने रश्मि चौहान की एक न सुनी। अब निखिल रेड्डी का शक थोड़ा कम हो गया। रश्मि चौहान ने राहत की सांस ली और मन में सोचा, भाई अर्जुन तो वाकई गजब के इंसान हैं। अब क्या करूं? 7.5 अरब का कर्ज, मैं इसे कैसे चुकाऊं? निखिल रेड्डी पूरी तरह से घबरा गया था। वह किसी भी तरह इस रकम को जल्द से जल्द चुका देना चाहता था। अगर यह खबर महेंद्र रेड्डी परिवार के मुखिया तक पहुंच गई तो निखिल रेड्डी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। रेड्डी परिवार के नियम बेहद सख्त थे। अगर महेंद्र रेड्डी को पता चला कि निखिल रेड्डी ने 700-800 मिलियन की जुए में हार की है तो उसे सिर्फ दंड ही नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि उसे परिवार से बाहर भी निकाल दिया जाए। अचानक निखिल रेड्डी को एक उपाय सूझा। हालांकि वह सीधे 7.5 अरब का इंतजाम नहीं कर सकता था, लेकिन 100-200 मिलियन या यहाँ तक कि 300 मिलियन तक तो वह कहीं से भी निकाल सकता था। लेकिन वह रेड्डी परिवार के अन्य सदस्यों से उधार लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे बड़े परिवारों में आपसी स्नेह बहुत कम होता है। यहाँ भाई बहन भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे ताकि वे ज़्यादा संपत्ति हथिया सकें। अगर वह अपने ही रिश्तेदारों से कर्ज मांगता तो वह अपनी कब्र खुद ही खोद रहा होता। लेकिन वह भूल गया था कि उसके पास अब भी गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी थी। अगर वह इस कंपनी से कुछ पैसे निकालकर कर्ज चुका देता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। जैसे ही यह ख्याल निखिल रेड्डी के दिमाग में आया, वह तुरंत मुस्कुराया और उसने गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के वित्त विभाग से संपर्क किया। मुझे कंपनी से 2 अरब निकालने हैं। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से कंपनी के वित्त निदेशक ने तुरंत उसे ठुकरा दिया। महोदय, 2 अरब तो छोड़िए, अभी 200 मिलियन निकालना भी असंभव है। नहीं, यहाँ तक कि 20 मिलियन भी निकालना मुश्किल है। क्या मैं अब तुम्हें आदेश नहीं दे सकता? निखिल रेड्डी क्रोधित हो गया। महोदय, मामला ऐसा नहीं है। आपने आज कंपनी में कदम भी नहीं रखा, इसलिए आपको नहीं पता कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। अभी हमारे पास मुश्किल से 10 मिलियन की नकदी भी बची है। वित्त निदेशक ने बेबसी से उत्तर दिया। तुमने क्या कहा? कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? निखिल रेड्डी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। कल तक कंपनी पूरी तरह ठीक थी और एक ही दिन में ये दिवालिया कैसे हो सकती है? फिर वित्त निदेशक ने उसे पूरी स्थिति समझाई। ये सुनकर निखिल रेड्डी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। आज उसने पहले ही 8 अरब का नुकसान झेल लिया था और अब गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के भी दिवालिया होने की खबर आ गई। इसका मतलब था कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।
अब वह 8 अरब के कर्ज को गुप्त रख सकता था, लेकिन जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के दिवालिया होने की खबर ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपाई जा सकती थी। विशेष रूप से चूंकि रेड्डी परिवार की रेड्डी कैपिटल ग्रुप पहले ही दिवालिया हो चुकी थी, अब अगर दूसरा बिजनेस भी डूब गया तो महेंद्र रेड्डी उसे परिवार से बाहर निकाल देगा। अब वह जल्दी से गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी के मुख्यालय की ओर भागा। लेकिन जब निखिल रेड्डी वहां पहुंचा तो उसे कोई समाधान नहीं मिला। वह पूरी तरह से टूट गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अब क्या होगा? उधर रश्मि चौहान ने ये सब चुपचाप देखा और तुरंत एकांत स्थान पर जाकर अर्जुन कपूर को फ़ोन किया। भाई अर्जुन, निखिल रेड्डी पूरी तरह से टूट चुका है। ये सुनकर अर्जुन कपूर की आंखों में चमक आ गई। बहुत बढ़िया, अब समय आ गया है कि मैं उसे पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लूँ। इसके बाद अर्जुन कपूर अपने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स के साथ गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर निकल पड़ा। आधा घंटा बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जल्द ही निखिल रेड्डी रश्मि चौहान के सहारे बाहर आया। अर्जुन कपूर ने अपने बॉडीगार्ड्स को संकेत दिया और वे तुरंत निखिल रेड्डी के पास पहुंचे। महोदय, हमारे बॉस ने कहा है कि यदि आप 7.5 अरब के आईओयू को सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो आपको हमारे साथ चलना होगा। 7.5 अरब का आईओयू। ये सुनकर निखिल रेड्डी की हालत खराब हो गई। वह गलती से समझ बैठा कि कार में बैठा व्यक्ति वही बॉस है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। मजबूरी में निखिल रेड्डी को मुड़कर पास खड़ी बड़ी कमर्शियल गाड़ी की ओर जाना पड़ा। लेकिन जब निखिल रेड्डी उस गाड़ी के अंदर गया तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसमें केवल अर्जुन कपूर बैठा था, जिसे वह जानता तक नहीं था। तुम कौन हो? जोधराज अग्रवाल कहाँ है? निखिल रेड्डी ने पूछा। मैं खुद का परिचय दे दूं। मेरा नाम अर्जुन कपूर है, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन कपूर? तुम वही अर्जुन कपूर हो? निखिल रेड्डी इतना चौंक गया कि वह लगभग उछल पड़ा। उसने अपने परिवार से अर्जुन कपूर का नाम सुना था और जानता था कि उसका रेड्डी परिवार से पुराना विवाद चल रहा है। लेकिन निखिल रेड्डी को यह नहीं पता था कि अर्जुन कपूर दिखता कैसा है। अब जब उसने अचानक अर्जुन कपूर को गोवा में और इस खास जगह पर देखा तो वह और भी हैरान हो गया। तुम वही लड़के हो जिसने प्रिया रेड्डी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, हमारे रेड्डी परिवार को संभालने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि यह कह दिया था कि तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। निखिल रेड्डी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे अपने हालात का अंदाजा तक नहीं था। रेड्डी परिवार के एक शीर्ष अमीर व्यक्ति के रूप में निखिल रेड्डी के अंदर जन्मजात अहंकार था। उसे लगता था कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। हाँ, यह मैंने ही कहा था और 1 महीने के अंदर तुम्हारा रेड्डी परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। ये तो फिर भी एक रूढ़ अनुमान था, असल में तो शायद 10 से 20 दिन में ही रेड्डी परिवार इतिहास बन जाएगा। हाँ, 1 महीने के अंदर हमारा रेड्डी परिवार खत्म हो जाएगा। ये तो मेरे जीवन का सबसे बेतुका मजाक है। हाँ, निखिल रेड्डी इतनी जोर से हंसा कि वह लगभग गिर ही पड़ा। ये लो 100 रुपये की टिप, यह मेरी हंसी का मेहनताना है। इसके बाद उसने अपने बटुए से 100 रुपये निकाले और जमीन पर फेंक दिए, फिर मुड़कर जाने लगा। अध्याय 349। 100 रुपये? तुम वाकई बहुत उदार हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये 100 रुपये अपने पास ही रखने चाहिए। आखिरकार तुम हर मिनट इससे कहीं ज्यादा कर्ज में डूब रहे हो, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? निखिल रेड्डी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने सतर्कता से पूछा। अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अपनी जेब से कुछ ऋण पत्र IOUs निकाल लिए। जब निखिल रेड्डी ने वे परिचित ऋण पत्र देखे तो वह दंग रह गया। ये ऋण पत्र तुम्हारे पास कैसे आए? निखिल रेड्डी ने कांपती आवाज में पूछा। ये मेरे पास क्यों हैं? क्योंकि जोधराज अग्रवाल ने ये ऋण पत्र मुझे हस्तांतरित कर दिए हैं। दूसरे शब्दों में, अब से तुम, जो हैदराबाद रेड्डी परिवार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और कोर सदस्य हो, मेरे रेड्डी परिवार के दुश्मन के 7.5 अरब रुपये के कर्जदार हो, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? निखिल रेड्डी का दिल सीधे गर्त में चला गया और वह भय से कांप उठा। ये खबर उसके लिए और भी बुरी थी। एक प्रतिष्ठित रेड्डी परिवार का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी दुश्मन का 7.5 अरब रुपये का कर्जदार था। अगर यह खबर फैल गई तो रेड्डी परिवार की इज्जत का क्या होगा? बूढ़े आदमी को यह खबर मिलते ही वह निश्चय ही क्रोधित होकर उसे रेड्डी परिवार से बाहर निकाल देगा और वह सड़क पर आ जाएगा। बूढ़े आदमी के लिए रेड्डी परिवार की इज्जत किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। आखिर अर्जुन कपूर को पहले ही क्यों स्वीकार किया गया था? ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रिया रेड्डी, जिसने शादी से पहले गर्भधारण कर लिया था, निर्दोष दिखे, जिससे कि रेड्डी परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। रेड्डी परिवार की इज्जत बचाने के लिए बूढ़ा आदमी कुछ भी छोड़ सकता था। वैसे तुम्हारी गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी भी अब मेरे नियंत्रण में है। बस मेरे एक इशारे पर यह आधे घंटे के भीतर दिवालिया हो जाएगी, अर्जुन कपूर ने आगे जोड़ा।
ये सुनकर निखिल रेड्डी इतना क्रोधित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी में जो कुछ भी हुआ वह भी तुम्हारी ही चाल थी। निखिल रेड्डी ने अचानक सीने में दर्द महसूस किया। सोचो, तुम अपने दुश्मन के 7.5 अरब रुपये के कर्जदार हो और तुम्हारे नियंत्रण में रेड्डी परिवार की गुप्त संपत्ति न केवल उजागर हो गई बल्कि दुश्मन द्वारा नष्ट भी कर दी गई। अब तुम्हारा क्या होगा? अर्जुन कपूर ने उसे मृदु चेतावनी दी। निखिल रेड्डी के दिमाग में कई भयानक कल्पनाएं आने लगीं। ये निश्चित था कि उसे रेड्डी परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय वह पूरी तरह अकेला हो जाएगा। उसके पुराने दुश्मन और यहाँ तक कि वे रिश्तेदार जो उसे पसंद नहीं करते उसे बेरहमी से कुचल देंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। उस समय वह अगर भिखारी भी बनना चाहे तो वह भी एक सपना ही रहेगा। जितना अधिक उसने सोचा उतना ही वह भयभीत हो गया। बुढ़प निखिल रेड्डी, जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई थी, अब इस तरह की दयनीय जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए यह मौत से भी बदतर था। इस समय निखिल रेड्डी अर्जुन कपूर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुन कपूर, नहीं, मिस्टर कपूर, कृपया मुझे छोड़ दो, ठीक है। निखिल रेड्डी ने अत्यधिक विनम्रता से अर्जुन कपूर से भीख मांगी। इस समय उसका दयनीय और विनम्र रूप उसके पहले के अहंकार और घमंड से बिल्कुल विपरीत था। निखिल रेड्डी अब एक कुत्ते की तरह दिख रहा था। तुम्हें छोड़ दूं? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुम रेड्डी परिवार के सदस्य हो और मेरे दुश्मन भी, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं निखिल रेड्डी को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। दरअसल तुम्हें छोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास कुछ मूल्य तो होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारे पास रेड्डी परिवार की संपत्ति भी नहीं रही और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे। अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से पूछा। जो भी कहो मैं सुनूंगा, बस मुझे छोड़ दो, निखिल रेड्डी ने कहा। अब वह अर्जुन कपूर को पूरी तरह सम्मानपूर्वक आप कहकर संबोधित कर रहा था। ऐसा करते हैं, आज से तुम मेरे लिए जासूस का काम करोगे। जब तुम रेड्डी परिवार लौटोगे तो वहां होने वाली हर समस्या की जानकारी मुझे दोगे, खासकर बूढ़े आदमी के किसी भी कदम की। अर्जुन कपूर ने कहा, मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपने ही परिवार के खिलाफ गद्दारी करूं और तुम्हारे साथ आ जाऊं? निखिल रेड्डी ने तुरंत अर्जुन कपूर का इरादा समझ लिया। नहीं, ये असंभव है। अगर मैंने ऐसा किया तो बूढ़ा आदमी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। निखिल रेड्डी ने तुरंत इनकार कर दिया। अगर तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं तुरंत तुम्हारी गोवा जीवंत एंटरटेनमेंट कंपनी को दिवालिया कर दूंगा और रेड्डी परिवार के बूढ़े आदमी को ये बता दूंगा कि तुम उसके दुश्मन के 7.5 अरब रुपये के कर्जदार हो। वैसे तुम्हारे मेरे सामने घुटने टेकने का वीडियो भी रेड्डी परिवार को भेज दिया जाएगा। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने कार में लगे छुपे कैमरे की ओर इशारा किया। ये सुनकर निखिल रेड्डी पूरी तरह से ढह गया। वह कार में असहाय बैठ गया। जो भी नतीजा होगा उसमें उसका अंत निश्चित था। 10 मिनट से अधिक समय तक सोचने के बाद आखिरकार निखिल रेड्डी ने एक फैसला कर लिया। अध्याय 350। ठीक है, मैं सहमत हूँ। आखिरकार निखिल रेड्डी ने अर्जुन कपूर के साथ जाने का फैसला किया। अर्जुन कपूर की योजना सफल रही और निखिल रेड्डी पूरी तरह उसकी पकड़ में आ गया। निखिल रेड्डी का जासूस के रूप में निभाया गया किरदार सृष्टि कपूर के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावशाली होगा जब वह कपूर परिवार में जासूस बनकर गई थी। आखिरकार सृष्टि कपूर उस समय सिर्फ कपूर परिवार की एक कनिष्ठ सदस्य थी और वह एक महिला थी जिससे वह परिवार के मुख्य रहस्यों तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन निखिल रेड्डी परिवार का एक प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था और वह महेंद्र रेड्डी का बेटा भी था। उसे परिवार की अंदरूनी जानकारी और स्थिति तक कहीं अधिक पहुंच थी, जो सृष्टि कपूर के मुकाबले कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस मोहरे की भूमिका बेहद प्रभावशाली थी। अर्जुन कपूर ने निखिल रेड्डी के साथ एक समझौता पत्र निकाला जिसमें पहले से ही वे सभी शर्तें लिखी हुई थीं जो उसने अभी अभी बताई थीं। निखिल रेड्डी ने दांत भींचते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए और अंगूठे का निशान लगा दिया। बहुत बढ़िया, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। हालांकि अर्जुन कपूर अब भी निखिल रेड्डी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। सुरक्षा के लिए उसने रश्मि चौहान को अब तक उसकी असली पहचान उजागर करने से रोका था। इसके अलावा उसने निखिल रेड्डी के करीब एक और जासूस भी तैनात किया था जो हर समय उसकी गतिविधियों की निगरानी करेगा। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय था। रश्मि चौहान की भी भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वरना अर्जुन कपूर उस पर 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके उसे अपनी रखेल नहीं बनाता। अर्जुन कपूर ने निखिल रेड्डी के समझौते को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा। इस समझौते के साथ भले ही निखिल रेड्डी बाद में पछताए, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। अपनी निष्ठा साबित करने के लिए तुम 1 अरब रुपये के इस ऋण पत्र को वापस ले सकते हो। अर्जुन कपूर ने 1 अरब रुपये का एक ऋण पत्र IOU निखिल रेड्डी को दिया। निखिल रेड्डी ने झटपट उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन कपूर का व्यवहार अब भी ठंडा था।
उसका अर्थ स्पष्ट था, उसने अपनी निष्ठा दिखाई थी। अब निखिल रेड्डी को भी कुछ अहम जानकारी देनी होगी, जिससे रेड्डी परिवार के कुछ रहस्यों का पता चले। निखिल रेड्डी ने समझ लिया और सोचने लगा। अचानक उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी याद आई। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी गुप्त संपत्ति के बारे में जानता हूँ। निखिल रेड्डी ने बड़ा खुलासा किया। अर्जुन कपूर तुरंत उत्साहित हो गया। वाह, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी। उसने 1 अरब रुपये का ऋण पत्र देकर कोई घाटा नहीं उठाया था। ये रेड्डी परिवार की एक गुप्त विदेशी संपत्ति है। मुझे इसके बारे में संयोगवश ही पता चला। निखिल रेड्डी ने सच्चाई बताई। इस कंपनी का नाम हंटिंगटन ग्रुप है और इसका मालिक मनीष हंटिंगटन है। पहली नज़र में ये कंपनी विदेशी पारिवारिक व्यापार जैसी लगती थी, लेकिन वास्तव में ये रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी गुप्त संपत्ति थी। जहां तक मुझे पता है, इस कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 10 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारतीय मुद्रा में इसका मूल्य 80-90 अरब रुपये के बराबर होगा। यह एक बेहद शक्तिशाली कंपनी है, लेकिन मुझे हंटिंगटन ग्रुप की विस्तृत जानकारी नहीं पता। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अब वह इस कंपनी की विस्तृत जांच करवाएगा। अब तुम वापस जा सकते हो। अभी अभी उसने निखिल रेड्डी को अपने पाले में किया था, इसलिए शुरू में उसे अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, निखिल रेड्डी ने सिर झुकाया और निराशा में वहां से चला गया। अब अर्जुन कपूर ने तिवारी ग्रुप और पैटेक फिलिप ग्रुप की पूरी टीम को आदेश दिया कि वे हंटिंगटन ग्रुप की सभी जानकारी इकट्ठा करें। अब बस इंतजार करना था, और जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, हंटिंगटन ग्रुप पर हमला शुरू हो जाएगा।